हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करेंगे आईपीसी का चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसके अंदर पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन था और दूसरी में चैप्टर 1 था। अगर आपने वो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिए। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगा। सो शुरू करते हैं चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम जब करेंगे तो इसके अंदर हमें सेक्शन आएंगे सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक, और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा 3 से 4 वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो में कर दिया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं इसको 3 से 4 में डिवाइड करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिवाइड करूँगा इसको 6 से लेकर 20 तक। सो शुरू करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब सेक्शन 6 में कह दिया है कि इस कोड मतलब आईपीसी में आने वाली जितनी भी डेफिनेशनें हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसके साथ जनरल एक्सेप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या देखते हैं। थ्रू आउट दिस कोड आईपीसी के अंतर्गत आने वाली क्या एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। पहली चीज, आईपीसी के अंतर्गत आने वाली कोई भी डेफिनेशन किसकी, ऑफेंस की। और आईपीसी के अंतर्गत आने वाले कोई भी पीनल प्रोविजन किससे जुड़े हुए, ऑफेंस से जुड़े हुए। आईपीसी के अंतर्गत आने वाले कोई भी इलस्ट्रेशन किसी भी डेफिनेशन की या किसी भी पीनल प्रोविजन की जो कि किससे जुड़े हुए होंगे, ऑफेंस से। शैल बी, यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन है, डिस्क्रिशनरी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शैल लग गया है तो ये उसी तरीके से माना जाएगा। यहाँ पे कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकती, तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस, और जो कि कहाँ दे रखी हैं, 76 से 106 तक। सेक्शन 6 में ये कह दिया गया है कि इस कोड में आने वाली, आईपीसी के अंदर आने वाली कोई भी अपराध की डेफिनेशन हो, कोई भी अपराध से जुड़े हुए पीनल प्रोविज़न हो, या कोई भी अपराध की डेफिनेशन के या कोई भी अपराध के पीनल प्रोविज़न से संबंधित कोई भी इलस्ट्रेशन हो, उन सब को जब हम यदि देखेंगे तो उनको हम देखते हुए उसके साथ दिए गए जनरल एक्सेप्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। बिना जनरल एक्सेप्शन के हम उन सब चीज़ों से डील नहीं कर सकते। और ये हमें जनरल एक्सेप्शन कहाँ से रखी है, चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगा। अब इसके अंदर हमें दे रखी है 2 इलस्ट्रेशंस। अब वो 2 इलस्ट्रेशन किस तरीके से होंगी, अब इलस्ट्रेशन ए कहती है सेक्शन 82 के बारे में, और वो इलस्ट्रेशन बी कहती है सेक्शन 76 के बारे में। इलस्ट्रेशन ए में ऐसे कह दिया गया है, द सेक्शन in this code which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition understood subject to general exception which provide that nothing shall be an offense which is done by a child which is under 7 year of age। इस इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि हालांकि पूरी आईपीसी में ये कहीं नहीं लिखा कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम यही मानेंगे कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी अपराध को करने में सक्षम नहीं है। और ये एक्सेप्शन हमें कहाँ दे रखी है, सेक्शन 82 के अंदर। जब हम जनरल एक्सेप्शन में जाएंगे तब मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और सेक्शन 82 के बारे में एक
मैगज़ीम आती है जिसको हम कहते हैं डॉली इनकैपेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपराध करने में अक्षम। अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन बी कहता है ए एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बिना वारंट के मिस्टर जेड को अब अरेस्ट कर लिया या पकड़ लिया, जिसने कि मिस्टर ए के सामने एक मर्डर कमिट किया था। अब इस केस के अंदर मिस्टर ए जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो उस मिस्टर जेड को रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर ए उस टाइम पर लॉ द्वारा बाउंड था कि यदि उसके सामने कोई अपराध हो रहा है तो वो बिना वारंट के भी उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इस केस के अंदर मिस्टर ए अपनी एक्सेप्शन ले लेगा कि जी मैं 76 के अंदर बाउंड था, तो मैंने अपना काम उस तरीके से किया है और मैं किसी के लिए लाइबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमें कहाँ दे रखी है? सेक्शन 340 के अंदर। जब हम उस पार्ट तक पहुँचेंगे तब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूँगा। अब सेक्शन 76 के लिए एक मैगज़ीम आती है, इग्नोरेंशिया फैक्ट एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंशिया लॉ नॉन एक्सक्यूजेट। मतलब तथ्यों की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। इसका मतलब यही है कि जो भी आईपीसी के अंदर उसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो उसी तरीके से समझे जाए जिस तरीके से उनको दिया गया है, अपनी इंटरप्रिटेशन ना लगाएं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के अंदर आने वाली कोई भी एक्सप्रेशन हो, यूज इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड कन्फर्मेटिव विद दिस एक्सप्लेनेशन, मतलब उस चीज़ को उसी तरीके से समझा जाना चाहिए जिस तरीके से वो दे रखी है। सेक्शन 8 जेंडर। अब जेंडर में कह दिया ही या उसके डेरिवेटर वो ही यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मतलब अगर कोई फीमेल होगा तो भी उसके बारे में हम ही बोलेंगे और कोई अगर मेल होगा तो भी हम उसके बारे में ही बोलेंगे, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी सिचुएशन ना आ जाए तब तक। नंबर। अब इसमें भी ये बोला जब तक कि कोई ऐसी कॉन्ट्ररी सिचुएशन अपीयर ना हो जाए उस पीरियड तक हम सिंगुलर नंबर्स के अंदर प्लूरल नंबर को इंक्लूड मानेंगे और प्लूरल नंबर के अंदर सिंगुलर नंबर को इंक्लूड मानेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब एक कोई स्टेट है, अब स्टेट में खूब सारे आदमी आ सकते हैं, लेकिन जब कभी ट्रायल चलता है तो हम लिखते हैं स्टेट वर्सेस, तो उसके अंदर वो सब आदमी उस एक स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड हो गए। सेक्शन 10 सेक्शन 10 कहता है मैन एंड वुमेन। अब मैन जो भी होगा वो हर एक मेल ह्यूमन बीइंग होगा और जो वुमेन होंगी वो हर एक फीमेल ह्यूमन बीइंग होगी। अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैन इंक्लूड व्हाट? अ पर्सन ऑफ बिलो 18 ईयर्स, अ पर्सन ऑफ अबव 80 ईयर्स और अ पर्सन ऑफ एनी एज। तो यहाँ पे चाहे किसी भी एज का आदमी हो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वो मेल या फीमेल। अगर फीमेल हुई तो वो होंगे वुमेन और अगर मेल हुए तो वो होंगे मैन। किसी भी एज के हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और वो मेल और फीमेल होना चाहिए। पर्सन। अब पर्सन के अंदर हम कंपनी को भी इंक्लूड करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, बॉडी ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं। अब वो चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, पर्सन मानी जाएगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे कि पर्सन इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन और ऑल।
तो हमारा आंसर ऑल होगा। सेक्शन 12 पब्लिक। पब्लिक इंक्लूड किसी भी क्लास की पब्लिक हो और किसी भी कम्युनिटी की पब्लिक हो। पब्लिक तो पब्लिक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 इंडिया। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जज। अब ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और इसकी इलस्ट्रेशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इलस्ट्रेशन ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में पूछ ली जाती है। वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge, मतलब जज के अंदर वो हर एक आदमी तो आएंगे ही आएंगे जो डेजिग्नेटेड एज अ जज हैं, उनके अलावा वो आदमी भी आएंगे हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इज़ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। मतलब जज के अंदर वो हर एक आदमी तो इंक्लूड होंगे ही होंगे जो लॉ द्वारा एम्पावर्ड हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हर एक आदमी भी इंक्लूड होगा जो कि एक कोई भी लीगल प्रोसीडिंग को सुन रहा हो या टेक ओवर कर रहा हो। अब वो लीगल प्रोसीडिंग चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जिसके अंदर वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे देगा वो एक जज माना जाएगा। अब डेफिनेटिव जजमेंट क्या होती है? जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं जा सकती, वो एक डेफिनेटिव जजमेंट होती है। Who is one of the body or a person which a body of person empowered by law to such judgment। मतलब चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे बॉडी ऑफ पर्सन हो, अगर उसने उस टाइप की जजमेंट दे दी तो वो एक जज माना जाएगा। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन आती है वो एग्जाम में बहुत बार पूछ भी ली जाती है। इलस्ट्रेशन ए, a collector exercising a jurisdiction of suit under section 10 of 1859 is a judge। मतलब कोई भी एक जिला अधिकारी, कोई भी एक कलेक्टर, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 10 ऑफ 1859 के अंदर अपना काम देख रहा है तो वो भी एक जज माना जाएगा। हम कहते हैं ना जिला अधिकारी की कोर्ट, तो ये वही है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of charge of which he has power to sentence, fine with or without appears a judge। ऐसा हर एक मैजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है इम्प्रिजनमेंट देने की, जिसके पास पावर है फाइन देने की, जिसके पास पावर है सेंटेंस देने की, वो एक जज माना जाएगा। मेंबर ऑफ पंचायत जिसके पास पावर है सेक्शन 7/16 के अंतर्गत मद्रास कोर्ट के, तो वो भी एक जज माना जाएगा। लेकिन एक मैजिस्ट्रेट जो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल को कमिट कर रहा है, सिर्फ एक ट्रायल कमिट कर रहा है किसी और कोर्ट के अंदर, मतलब उसके पास फाइल आई और उसने किसी और कोर्ट को वो ट्रायल ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जज नहीं माना जाएगा। क्लॉज बी में कह रखा था कि कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट जिसके पास फाइन देने की पावर हो, सेंटेंस देने की पावर हो, वो जज माना जाएगा। लेकिन डी में ये कह दिया कि कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट जिसने कि वो ट्रायल ट्रांसफ़र किया है या जिसने वो ट्रायल किसी को दिया है, तो वो उस टाइम पे जज नहीं माना जाएगा। सेक्शन 20, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो हर एक जज जो कि एम्पावर्ड है अपना काम करने के लिए जुडिशली, या बॉडी ऑफ जजेस जो अपना काम करेंगे कि जुडिशली,
वो सब इंक्लूड हैं जज के अंदर। अब इलस्ट्रेशन में कह दिया गया है कि एक पंचायत का पंच या एक पंचायत खुद अपने आप में कोर्ट है। एक पंचायत जो रेगुलेशन 7/18/16 के अंदर बनी है मद्रास कोर्ट के, वो अपने आप में कोर्ट मानी जाएगी। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी अगली वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 21 से लेकर 30 तक कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।